एक ऐसी शेयर जिसने 12 महीने में ही अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 5 से 7 गुना करके दिया। बट कंडीशन अब ये आ गई है कि पिछले एक साल से शेयर प्राइस अपने बिल्कुल 52 लेवल्स लो पे आ चुका है और एक नया हाई लगाने के लिए एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रगल कर रहा है। तो बात हो रही है आज की वीडियो में IRFC रिटेल फेवरेट इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन की। कहीं ना कहीं 2022, 2023, 2024 के बुल रन में अगर आपने भी शेयर में इन्वेस्टेड किया होगा तो बहुत ही बम्पर रिजल्ट आपको मिले होंगे। शेयर प्राइस 25 रुपये से उठता है, 225 तक जाता है, बट कंडीशन अब ये है कि बुरे रिजल्ट्स के कारण अब शेयर प्राइस मात्र 125 रुपये का होकर रह गया है। अगर आप भी सोच रहे हैं शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में, या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर कर चुके हो और ट्रैप हो चुके हो शेयर में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम IRFC को डिकोड करेंगे, इसके बिजनेस को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या IRFC के अंदर वो वाला पोटेंशियल है कि ये वापस अपने हाई क्रॉस करके 225 के लेवल्स के ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। कोई भी खरीद या बेच की यहाँ पर हमारे पास सलाह नहीं होगी, हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे और बाकी का काम आपको छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, IRFC के ग्रोथ पोटेंशियल को जानने से पहले आपको इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही डीप में समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसका बिजनेस मॉडल अगर एक बार समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही सारा अंदाजा लगा लेंगे कि आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले IRFC का बिजनेस मॉडल समझते हैं। देखिए, IRFC के बिजनेस मॉडल में बहुत ही सिंपल सी बात है, सामने से पैसा लेना है और आगे पैसा पहुंचाना है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी अगर किसी से पैसा उठाती है तो सबसे पहले उसको पैसा उठाने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मनी लेंडिंग के जो ऑप्शंस IRFC यूज करता है उसमें से सबसे पहला ऑप्शन आता है बैंक्स, यानी कि बैंक के लोन्स। एंड देन बात आती है जी म्यूचुअल फंड से पैसा उठाना, फिर बात आती है लोन्स, एंड देन बात आती है इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर, एंड फाइनली हमारे जो कैश मार्केट के लोन डेट बॉन्ड्स होते हैं ये। तो इन सभी चीज़ों का यूज करके IRFC सबसे पहले पैसा उठाता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए IRFC ने आगे काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन या फिर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड शेयर बाजार में आकर बेचे। ठीक है जी, देन IRFC सबसे पहले क्या करेगा, पैसा उठाएगा, उसने मनी इकट्ठा किया। मनी इकट्ठा करने के बाद IRFC एसेट्स को बिल्ड करेगा। देखिए, एसेट्स को बिल्ड करने का मतलब ये है कि जो भी एसेट्स रेलवे में यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से एसेट यूज होते हैं, जैसे कि गुड्स रैक्स, मालगाड़ी के डिब्बे, उसके बाद ट्रैक्स, रेलवे की पटरियां, एंड देन पैसेंजर कोचेस, जैसे कि अभी LHB कोचेस चल रहे हैं वो वाले कोचेस, इन सभी को वो खुद तैयार करवाता है। एंड देन इन्हीं सभी चीज़ों को, रैक्स को, ट्रैक्स को, कोचेस को और इलेक्ट्रिक रेलवे लाइंस की इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा को वो रेंट कर देता है, किसको, इंडियन रेलवेज को। तो यही है बिजनेस मॉडल IRFC का। IRFC ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपया उठाया बॉन्ड के थ्रू, उस मनी को इकट्ठा किया, उस मनी से उन्होंने गुड्स रैक्स, ट्रैक्स या फिर पैसेंजर कोचेस बनवाए, और इन सभी कोचेस को बनवाने के बाद रेलवे को उनको लीज पे दे दिया, किराए पे दे दिया। देखिए, जितने भी एसेट्स बनते हैं वो सभी IRFC अपने नाम पर बनवाता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम है वो IRFC का खुद का होता है। ठीक है, और रेलवे को वो लीज पे देता है, यानी कि रेंट पे देता है। तो रेलवे पर ईयरली बेसिस के ऊपर IRFC को वो सारा पैसा चुकता करता है। ठीक है जी, तो चलिए और डीप में समझते हैं इसको, IRFC के बिजनेस मॉडल को। मान लीजिए IRFC ने 100 करोड़ रुपए का एसेट बनवाया 6% के इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि मान लीजिए IRFC शेयर बाजार में आता है, वो बोलता है कि भैया ये हमारा बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को हम 6% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लैंड करना चाहते हैं। तो आपने इनके बॉन्ड खरीदे, तो IRFC को इस बॉन्ड का खर्चा पड़ेगा 6 करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है जो उनको उसको बॉन्ड होल्डर्स को पे करना पड़ेगा ईयरली बेसिस के ऊपर, वो है 6 करोड़ रुपए। तो IRFC को अपने बिजनेस में पैसा लैंड करने के लिए खर्चा आया 6 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब यही पैसा IRFC ने रेलवे को लीज पे दे दिए इसके एसेट बना करके। तो IRFC ने मान लीजिए यही 100 करोड़ का एसेट 8% के इंटरेस्ट के ऊपर लीज पे दे दिया। तो भैया IRFC ने 8% के लीज के ऊपर कितना पैसा बनाया, 8 करोड़ रुपए का। तो 6 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था,
8 करोड़ रुपए आईआरएफसी ने रेलवे से ले लिया, तो आईआरएफसी को 2 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बचता है। तो यही है आईआरएफसी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सिर्फ रेंटल इनकम नहीं हो सकती है, अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, तो बिल्कुल अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, क्योंकि आईआरएफसी जो एसेट्स बनवाता है वो खुद नहीं बनवाता है, आगे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो उनके खर्चे भी होते हैं। बट ओवरऑल जो मेन मेन खर्चा होता है, जो मेन पैसा बचता है, वो यही इंटरेस्ट रेट से ही बचता है, दैट इज गोइंग टू बी द मेन इनकम सोर्स। तो यहाँ पर आईआरएफसी को पैसा बचा 2 करोड़ रुपए का। तो यही आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल। जैसा कि भी आपने देखा आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल, कैसे आईआरएफसी 6 करोड़ रुपए की लैंडिंग करके 8 करोड़ रुपए का कैश जनरेट करके 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचाया है। अब इसी चीज को हम बड़े स्केल पे देखेंगे, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, और वहां से देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है प्रॉब्लम, क्यों शेयर प्राइस गिरा है, और क्यों शेयर प्राइस इतने हाई पे गया था। तो चलिए फटाफट से कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एक नज़र जरूर मारते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आईआरएफसी की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आप लास्ट 2016 से लेकर के 2025 तक की अगर सेल्स को देखेंगे तो बहुत ही बम्पर ग्रोथ देखने को मिली है। 7500 करोड़ से सेल उठ के हो चुकी है 27,302 करोड़। तो भैया यही सबसे बड़ा कारण था आईआरएफसी के राइज का, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ ही बहुत थी। अगर आप सीएजीआर अगर कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 2016 से लेकर के 2025 तक का सीएजीआर देखें, तो कंपनी ने 20% से ग्रोथ किया है। तो 20% की ग्रोथ किसी भी बिजनेस में हमेशा ही मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको ला के देगी, और वो तो 2025 तक की है। अगर आप सीएजीआर 2016 से लेकर के 2021-22 तक का देखेंगे, तो सीएजीआर 30-35% के करीब निकल के आएगा। तो जो कि कारण बनता है किसी भी स्टॉक के 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होने का। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर जब हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस, सॉरी, जो सेल्स देखते हैं हम 2022 के बाद से, अगर आप सेल्स को 2022 के बाद से देखेंगे, तो 2022 में सेल्स थी 20,300 करोड़ के करीब, और 2025 में अगर सेल्स देखेंगे तो 27,153 करोड़ ही हुई है। तो जो ग्रोथ है, जो एक बहुत तेजी से आईआरएफसी फटाफट 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 से अपनी ग्रोथ कर रहा था, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुई है, और ग्रोथ का स्लो डाउन होना ही सबसे बड़ा कारण है शेयर प्राइस के 220 से गिर के 125 तक आने का। ठीक है जी। तो ये है आईआरएफसी का सिंपल सेल्स फिगर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, तो आईआरएफसी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 99%, 100% तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आईआरएफसी ने पीछे से पैसा उठाया, किसी और से एसेट बनवाया और सामने लैंड कर दिया। तो यहाँ पर कहीं पर भी एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी आईआरएफसी खुद नहीं करता है, जिसके कारण आईआरएफसी की ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट 100% के करीब रहता है। ठीक है जी। अब इसके बाद बात आती है कंपनी के पैट की, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की प्रोफाइल को देखें, 2016 में 850 करोड़, और 2020 में, 2021 में, और स्पेशली 2022 में जहां पर पीक हिट हुआ 6000 करोड़। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी ने कह सकते हैं कि 8 गुना का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा लिया है। और उसके बाद कंपनी का आया सैचुरेशन फेज। देखिए 2022 के बाद कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही नामात्र हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, और यही मेन कारण है आईआरएफसी के डिक्लाइन का। ठीक है जी। तो अगर आप सेल्स का सीजीआर देखें, दैट इज गोइंग टू बी 20%, और पैट देखें तो 20 से 22% का पैट। किसी भी बिजनेस में अगर आपका प्रॉफिट्स 10 से 12% से ज़्यादा होता है, तो वो जो बिजनेसेस होते हैं वो कोई दैट गोइंग टू बी रियली गुड बिजनेस, और वहाँ पर अब आपके पास मल्टी बैग रिटर्न देखने को मिलते हैं। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो आईआरएफसी जनरेट करता है 18%, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। 18% की आरओई का मतलब है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, कंपनी पीछे से पैसे लेता है, आगे उसको बहुत ही मैनेजेबल तरीके से लैंड कर पा रहा है। 8%, 18% की आरओई इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर एनी बिजनेस। ठीक है जी। अगर आप अब देखिए आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स को और डीपली समझते हैं, अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 10 साल में आईआरएफसी का शेयर, और सॉरी, आईआरएफसी के सेल्स 15% से ग्रोथ की है। ठीक है। और लास्ट 5 ईयर में जहां पर ज्यादा बुल रन बना है, वहां पर 15% से ग्रोथ हुई है।
और लास्ट 3 साल से ग्रोथ कम हुई है 10% से, और लास्ट 1 साल से सिर्फ 2% की ही सेल्स ग्रोथ हुई है, जो कि दर्शाता है, जो कि विजिबल है आईआरएफसी की शेयर प्राइस में भी। ठीक है, सेम कंडीशन है प्रॉफिट ग्रोथ में। 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 24%, 5 साल की 15%, और पिछले 3 साल की सिर्फ 2%। और लास्ट क्वार्टर में और लास्ट ईयर में टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 4% की ही प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो दोनों ही चीजें यानी कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही चीजों में शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखिए आप एक चीज और समझिए, आईआरएफसी पैसा कमाएगा कब? आईआरएफसी तब पैसा कमाएगा जब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो लिमिटेड टाइम तक ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि रेलवे पे हमेशा सालों साल पैसा लगता रहे, पूरी जिंदगी पैसा लगता रहे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि एक बार अगर स्टेशन पूरी इलेक्ट्रीफाइड हो गए, एक बार ट्रैक्स पूरे इलेक्ट्रीफाइड हो गए, सभी गाड़ियां एलएचबी बन गई, तो उसके बाद जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर जाएगी। क्योंकि अब गवर्नमेंट हर साल नई गाड़ी नहीं बनाएगी। अगर मान लीजिए 500 वंदे भारत चला दी तो उसके बाद वंदे भारत नहीं बनेगी। तो आईआरएफसी एक कमोडिटाइज बिजनेस है, जिसमें सेल्स ग्रोथ हमेशा ही आपको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगी। जब भी गवर्नमेंट पैसा डालेगी आईआरएफसी का सेल्स बढ़ेगा, आईआरएफसी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और आईआरएफसी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। बट ये स्टोरी तब तक चलेगी जब तक गवर्नमेंट इसमें पैसा डाल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ओनली वन कस्टमर फॉर आईआरएफसी। ठीक है जी, तो ये थे आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझने के बाद आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता लग गई होगी कि आईआरएफसी का बिजनेस बहुत ही कमोडिटाइज बिजनेस है, बहुत ही डिपेंडेंट बिजनेस है गवर्नमेंट के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट पैसा डालेगी तब तक आईआरएफसी चलेगा। जिस दिन गवर्नमेंट पैसा डालना बंद कर देगी उस दिन आईआरएफसी के दरवाजे भी बंद होते हुए दिखेंगे। तो आईआरएफसी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, क्या हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी शेयर को इन्वेस्ट करने का मतलब सिंपल सा होता है कि आने वाले टाइम में उसमें अगर ग्रोथ आएगी, उसकी अर्निंग्स अगर आएंगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, अर्निंग नहीं आएगी तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आईआरएफसी के ग्रोथ पोटेंशियल्स के ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। तो आईआरएफसी के ग्रोथ पोटेंशियल्स में मेनली 3 पॉइंट समझता हूं जिसके कारण आईआरएफसी में ग्रोथ पोटेंशियल का बहुत स्कोप है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आईआरएफसी की ग्रोथ पोटेंशियल में आता है, दैट इज द रीडेवलपमेंट फेज। तो जो और आपने बहुत बार टीवी में सुना होगा अमृत भारत योजना, वंदे भारत योजना, तो यही जो योजना है यही एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ने 2025 से लेकर 2040 तक की जो रीडेवलपमेंट अनाउंसमेंट है, जिसमें स्टेशन को रीडेवलपमेंट करना, 400 प्लस वंदे भारत को लॉन्च करना, पर ईयरली 1000 करोड़ के रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनवाना, और रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल की सुविधा, मैनेजमेंट की सुविधा करना, तो ये सारा फेज जो है वो रेलवे के अंडर आता है। तो अगर इतना सारा फेज रेलवे के अंडर आएगा तो डेफिनेटली रेलवे इसको करने के लिए पैसा लैंड करेगा, एसेट्स को लैंड करेगा। और आईआरएफसी इज गोइंग टू बी द पर्सन, आईआरएफ गोइंग टू बी द कंपनी जो इस रेलवे को सारा पैसा फाइनेंस करके देगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल तो है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट आईआरएफसी के केस में आता है वो है मोनोपोली। कोई भी ऐसी कंपनी और नहीं है जो रेलवे को फाइनेंस करे। रेलवे ने खुद ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद आईआरएफसी का डेवलपमेंट किया है रेलवे के लिए। तो जब भी रेलवे को पैसे की जरूरत होगी तो एक ही नाम सामने आएगा, जो है आईआरएफसी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है बिजनेस में कि हमेशा आईआरएफसी ही पैसा लैंड करेगा गवर्नमेंट के पास से। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है वो है आईआरएफसी एक जीरो एनपीए बिजनेस मॉडल है। यानी कि यहाँ पर कोई भी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क जीरो है। चलिए डिफॉल्ट रिस्क को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बैंक है, आपने 10 बंदों को 10-10 करोड़ रुपया लोन पे दिया, तो आपने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, ठीक है। 100 करोड़ रुपए के लोन में से सभी 10 के 10 इंसान आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। मान लीजिए 8 बंदों ने आपको पैसा वापस किया ब्याज के साथ, 2 बंदे आपके डिफॉल्ट कर गए, तो यानी कि 20 करोड़ रुपया आपका मार्केट में फंसा रह गया, वो आपका वापस आया ही नहीं है, ठीक है। बट आईआरएफसी के केस में डिफॉल्ट रेट जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि आईआरएफसी एसिड्स को किसके पास लैंड कर रहा है? रेलवे के पास। और रेलवे क्या है? गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंटिटी का पैसा डिफॉल्ट करना इज गोइंग टू बी जीरो।
तो यहाँ पर रिस्क जो है आईआरएफसी का पैसा लैंड करने का, एसेट्स को लैंड करने का, वो जीरो हो जाता है। और इसी के कारण आईआरएफसी कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर मार्केट से पैसा उठा पाता है। देखिए एक बात समझिए, एक वो चीज होती है जिसको बोलते हैं हम प्रीमियम रिस्क, रिस्क ऑफ प्रीमियम। देखो मान लीजिए आपने किसी 10 बंदे को पैसा लैंड किया और आपको पता है कि यार 10 में से 2 बंदे तो हमारे डिफॉल्ट करेंगे करेंगे, तो आप उसके हिसाब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे कि भैया मैं आपको लोन दूंगा बट उसके सामने 8% का ब्याज लूंगा, क्योंकि अगर मैं 6% का ब्याज लूंगा और 2 बंदे भाग गए तो मैं घाटे का सौदा कर बैठूंगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। इसलिए मेरे को जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% करना होगा, ताकि अगर 2 बंदे भाग भी जाएं फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूं। तो बट आईआरएफसी के केस में क्या होता है कि रिस्क जीरो होने के कारण पैसा 5% 6% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल जाता है, जिसके कारण आईआरएफसी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उठाकर आगे उसको ज्यादा पैसे के ऊपर लैंड कर देता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आईआरएफसी के लिए। यही 3 पॉइंट है, रीडेवलपमेंट्स, दूसरा हमारा एनपीए का बिजनेस, जीरो एनपीए का बिजनेस, और तीसरी जो मेन बात है कि मोनोपोली। ये तीनों ही चीजें आईआरएफसी को यूनिक बनाती हैं। यही तीनों चीजें आईआरएफसी की यूएसपी बनकर फ्यूचर पोटेंशियल का ग्रोथ एक शेयर होल्डर को दिखाती हैं। ठीक है जी। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि आईआरएफसी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कैसे काम करती है। तो आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टॉक प्राइस और फाइनल में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखने के बाद आई होप सो आपके माइंड में सारे जो दुविधा है वो क्लियर हो गई होगी। अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक डिसीजन ले पाएंगे कि आईआरएफसी के शेयर प्राइस को खरीदना है या फिर उसको नहीं खरीदना है। अगर आप आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और कोई भी कंपनी अगले वीडियो के लिए आप सजेशन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हम उसके ऊपर लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई भी और सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में।